आराध्या इस समय गुस्से में बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने कपड़ों का ढेर रखा हुआ था। हालांकि उसका पेट अभी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो पहले से ज्यादा ग्लो कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की सूजन नजर आ रही थी, जो शायद प्रेगनेंसी की वजह से थी। मगर इस समय उसका चेहरा गुस्से से फूला हुआ था, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, बल्कि ऋषि की हरकतों की वजह से। आराध्या बेहाल बेड पर बैठी हुई थी। उसका एक हाथ उसके सिर पर रखा हुआ था, क्योंकि ऋषि ने पूरे कमरे में उसके कपड़े फैला दिए थे। वो आराध्या को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार कर रहा था और इसके लिए उसने उसकी सारी अलमारी खाली कर दी थी। ऋषि को आराध्या के लिए एक कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि आराध्या के पास ऐसी कोई ड्रेस थी ही नहीं। उसके पास या तो साड़ियाँ थी या डिजाइनर साड़ियाँ। मतलब आराध्या के पास न तो मैक्सी थी, न कोई ऐसा गाउन जो आरामदायक हो। लेकिन ऋषि उसकी अलमारी में ऐसे ढूंढ रहा था जैसे वो अलमारी नहीं, कोई खजाना हो। ऋषि तब तक अलमारी को उलट-पलट करता रहा जब तक कि वो पूरी तरह खाली नहीं हो गई। झुंझलाहट भरे स्वर में उसने आराध्या से कहा, क्या यार आरू, तुम्हारे पास एक ढंग की ड्रेस भी नहीं है। ये 5 मीटर की साड़ियों का कलेक्शन क्यों बना रखा है? तुम्हें पता है साड़ी पहनना कितना अनकंफर्टेबल होता है। और तुम इसे पहनकर डॉक्टर के पास जाओगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? और अगर मेरी बेबी को कुछ हो गया तो? तुम साड़ी संभालोगे या बच्चे को? तभी बड़ी माँ दरवाजे पर आ खड़ी हुई और बोली, फिलहाल तो वो तुम्हें संभाल ले, यही काफी है। ऋषि ने हैरानी से पीछे देखा। बड़ी माँ घूरते हुए दोनों को देख रही थी। आराध्या झट से खड़ी हो गई और बेचारी सी शक्ल बनाकर कमरे का पूरा हाल दिखाने लगी। कमरे को देखकर बड़ी माँ ने आंखें बंद करते हुए कहा, ये क्या साड़ियों की दुकान फैला रखी है तुमने? ऋषि गुस्से में बोला, बड़ी माँ, अब तो बीच में मत ही बोलिए। ये साड़ी क्यों पहनती है? और भी तो बहुत सारी चीजें हैं पहनने के लिए। वो सूट पहन सकती है, ड्रेस पहन सकती है, मैक्सी पहन सकती है। लेकिन नहीं, मैं जब भी इसे देखता हूँ, साड़ी में ही देखता हूँ। बड़ी माँ मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बहू साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। फिर कमरे में आकर एक एक करके साड़ियाँ उठाने लगी। गुस्से में ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, पहली बात, मैंने कभी आराध्या को नहीं कहा कि वो साड़ियों के अलावा कुछ और न पहने। साड़ी पहनना उसकी अपनी मर्जी है। और दूसरी बात, पिछले 1 साल से तुम कहाँ थे? क्या आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए थे? तब तुम्हें नजर नहीं आया कि तुम्हारी बीवी सिर्फ साड़ी पहनती है? कितनी बार उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले गए हो? हनीमून पर ले गए हो? तब क्यों नहीं दिलवाई उसे कपड़े? तब तो तुम्हें साड़ी में ही अच्छी लग रही थी। ऋषि तुनक कर बोला, अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो साड़ी संभालेगी या बच्चे को। बड़ी माँ हंसकर बोली, तुम्हें बता दूं, आराध्या साड़ी और बच्चा दोनों संभाल लेगी। असली प्रॉब्लम तो तुमसे है। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि वो तुम्हें कैसे संभालेगी। ऋषि ने आराध्या की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है? आराध्या ने ना में सिर हिलाते हुए इशारे से कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही।
तभी नीमो आंटी कमरे में आई और एक पैकेट बड़ी माँ को देते हुए बोली, मालकिन, ये वो पैकेट है जो आपने मंगवाया था। दूसरा आपके कमरे में रखा हुआ है। बड़ी माँ ने पैकेट हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, वो दूसरा काम्या के लिए है। फिर उन्होंने पैकेट आराध्या को देते हुए कहा, तुम्हारे पति को तुम्हारी फिक्र तो है, लेकिन वो बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह है, थोड़ा देर से जलता है। इसीलिए मुझे पहले से ही तैयार रहना पड़ा। ये लो, मैंने तुम्हारे और काम्या के लिए प्रेगनेंसी के दिनों के लिए मंगवाए हैं। अभी तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जब पेट बढ़ेगा तब तुम्हें ऐसे कपड़ों की जरूरत होगी। आराध्या बड़ी माँ के हाथों से वो पैकेट लेती है और देखती है तो उसमें एक प्लाजो सूट रखा हुआ था और वो आराध्या के साइज से थोड़ा सा बड़ा था। आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और ऋषि को बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। उसने तो सोच लिया था कि ऐसे कपड़े आराध्या के लिए वो आज ही लेकर आएगा, लेकिन उसके करने से पहले ही बड़ी माँ ने उसका काम कर दिया था। ऋषि और आराध्या तैयार होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और ओजस और कामयाबी भी हॉस्पिटल आ गए थे। वो दोनों पार्किंग में मिलते हैं। आराध्या और काम्या तो दोनों मुस्कुरा रही थी, लेकिन ऋषि और ओजस के चेहरे पर घबराहट थी। जैसे जैसे वो लोग हॉस्पिटल सोनोग्राफी रूम की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। सिस्टर के पास पिछले रिपोर्ट की डिटेल्स दिखाकर ऋषि और ओजस दोनों वेटिंग एरिया में बैठ गए थे और नर्स काम्या और आराध्या को सोनोग्राफी के लिए ले गई थी। दोनों की हालत खराब हो रही थी। किसी ने धीरे से कहा, रणबीर कब आ रहा है काम्या को लेने के लिए? ओजस के चेहरे पर भी घबराहट थी, पर उसने जवाब दिया, मेरी बात हुई है रणबीर से, वो लोगे कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। रणवीर और राजा साहब दोनों आ रहे हैं काम्या को लेने के लिए। सुना है गोद भराई की रस्म मानपुर में ही होगी। ऋषि अपने हाथ बांधते हुए और इतना कहकर साथ छोड़ते हुए कहता है, हाँ, गोद भराई की रस्म मानपुर में ही होगी, लेकिन मैं फिलहाल आराध्या को मानपुर नहीं भेज रहा हूं। अभी के लिए बस काम्या जा रही है। आराध्या गोद भराई के एक हफ्ते पहले जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा आराध्या को अकेले छोड़ने का मन नहीं है। मन तो मेरा भी काम्या को छोड़ने का नहीं है, लेकिन तुम तो जानते ही हो बिजनेस और बाकी सब चीजें मुझे अकेले हैंडल करनी पड़ती हैं। ऐसे में मैं इन दोनों काम्या का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। वैसे तो बड़ी माँ ने कहा था कि मैं उसे नंदा मेंशन छोड़ दूं, ताकि भाभी का और काम्या की देखभाल एक साथ हो जाए, पर काम्या ने खुद कहा है कि उसे भी मानपुर जाना है, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं कहा। वो दोनों अपनी बात कर ही रहे थे कि तभी सिस्टर बाहर आ जाती हैं और उन दोनों को देखते हुए कहती हैं, मिस्टर कपूर, मिस्टर नंदा डॉक्टर आपके अंदर बुला रहे हैं। ऋषि और ओजस दोनों डॉक्टर के रूम में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि विजिटिंग चेयर पर पहले से ही काम्या और आराध्या बैठी हुई हैं और उनके चेहरे पर हल्की घबराहट है। दोनों जल्दी से अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं। ऋषि आराध्या के पास जाकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? आराध्या हल्के से सिर हिलाती है और फिर काम्या की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ काम्या, सब ठीक है ना? सोनोग्राफी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? काम्या घबराते हुए कहती है, नहीं, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन डॉक्टर को कुछ बात करनी है।
ऋषि और ओजस हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और पास में ही सोफे पर बैठकर डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंदर आते हैं और कहते हैं, मिस्टर नंदा और मिस्टर कपूर, ये रही आपकी पत्नियों की सोनोग्राफी रिपोर्ट। ओजस काम्या की सोनोग्राफी रिपोर्ट लेता है और ऋषि आराध्या की। दोनों पास में बैठकर रिपोर्ट खोलते हैं। रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें थी, लेकिन ऋषि को वो तस्वीरें समझ नहीं आ रही थी। ऋषि ने ओजस की तरफ देखा और कहा, तुझे कुछ समझ आ रहा है क्या? ओजस भी कंफ्यूज होकर अपनी रिपोर्ट ऋषि को दिखाते हुए कहता है, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रही। ये ब्लैक एंड व्हाइट सा क्या है? और ये जो डॉट है, ये क्या दिख रहा है? ऋषि हैरानी से ओजस की रिपोर्ट देखता है और फिर कहता है, तेरे में एक डॉट है और मेरे में 2 डॉट्स हैं। तभी डॉक्टर बीपी मशीन लेकर आती है और आराध्या के हाथ में लगाते हुए कहती हैं, आप दोनों शांत हो जाइए और आराम से बताइए कि क्या कंफ्यूजन है। ओजस कहता है, डॉक्टर, हम कौन से डॉक्टर हैं जो हमें ये सब समझ आएगा? आप ही बताइए, हमारी पत्नियों की कंडीशन कैसी है? बच्चे ठीक है ना? हमें तो ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट समझ ही नहीं आ रही। मेरे में एक डॉट दिख रहा है, तो ऋषि के में 2 क्यों हैं? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मिसेस कपूर को एक बच्चा है और मिसेस नंदा को ट्विन्स है। इसीलिए आपके अल्ट्रासाउंड में एक डॉट है और उनके में 2। ये डॉट्स आपके बच्चे हैं। ऋषि और ओजस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दोनों एक साथ काम्या और आराध्या की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर अब तक की घबराहट मुस्कुराहट में बदल चुकी है, लेकिन आराध्या अभी भी हल्की मुस्कान के साथ घबराई हुई थी। असल में ये बात काम्या और आराध्या को अल्ट्रासाउंड रूम में ही पता चल गई थी, लेकिन वो दोनों अपने पतियों का रिएक्शन देखना चाहती थी। ये प्लान काम्या का था, जिसने पहले ही आराध्या को कह दिया था कि बाहर जाकर इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बल्कि ऋषि का रिएक्शन देखना है। आराध्या शर्म और घबराहट के मारे ऋषि को देख रही थी, जिसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। वो अपनी रिपोर्ट को देखता हुआ कहता है, ये 2 बच्चे हैं, डॉक्टर। ये सच में 2 बच्चे हैं? ये नींबू के साइज के मेरे बच्चे हैं। आराध्या गुस्से में ऋषि के हाथ पर हल्के से मारने लगी। उसे गुस्से में देख ऋषि तुरंत समझ गया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। ये मेरे ही बच्चे हैं। लेकिन डॉक्टर, ये ट्विन्स कैसे हो गए? डॉक्टर ने हंसते हुए ऋषि की तरफ देखा और कहा, मिस्टर नंदा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहले आप अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी सुनकर शॉक हो गए थे और अब जुड़वा बच्चों की खबर सुनकर फिर से शॉक हो गए हैं। मैंने कई लोगों का रिएक्शन देखा है जब उन्हें पिता बनने की खबर मिलती है, लेकिन आप का केस सबसे अलग है। मुझे लगता है आपकी बीवी से ज्यादा मुझे आपका चेकअप करना चाहिए। ऋषि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोला, नहीं डॉक्टर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। असल में मुझे ये सब चीजें हैंडल करनी नहीं आती और अब तो मेरी जिम्मेदारियां ट्रिपल हो गई हैं। पहले तो मुझे सिर्फ अपनी बीवी और एक बच्चे की जिम्मेदारी उठानी थी, लेकिन अब मुझे अपनी बीवी के साथ साथ अपने दोनों बच्चों की भी जिम्मेदारी उठानी है। बस इसी वजह से मैं थोड़ा घबरा गया था। लेकिन
आई एम सो हैप्पी। थैंक यू, डॉक्टर। ओजस ने मुस्कुराते हुए ऋषि को गले लगाया और कहा, कंग्रेचुलेशंस यार। पहले तो तेरा रिएक्शन देखकर मुझे लगा कि तू किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। अगर ऐसा होता तो मैं तुझसे दूसरा बच्चा ले लेता। ऋषि ने उसे दूर करते हुए हंसकर कहा, तू जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर काम्या हंसने लगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए आराध्या के हाथ पकड़कर कहा, कंग्रेचुलेशंस आराध्या, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आराध्या और काम्या एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देती हैं। आराध्या शर्म और घबराहट के मारे ऋषि को देख रही थी, जिसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। वो अपनी रिपोर्ट को देखता हुआ कहता है, ये 2 बच्चे हैं, डॉक्टर? ये सच में 2 बच्चे हैं? ये नींबू के साइज के मेरे बच्चे हैं। आराध्या गुस्से में ऋषि के हाथ पर हल्के से मारने लगी। उसे गुस्से में देख ऋषि तुरंत समझ गया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। ये मेरे ही बच्चे हैं। लेकिन डॉक्टर, ये ट्विंस कैसे हो गए? डॉक्टर ने हंसते हुए ऋषि की तरफ देखा और कहा, मिस्टर नंदा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहले आप अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी सुनकर शॉक हो गए थे और अब जुड़वा बच्चों की खबर सुनकर फिर से शॉक हो गए हैं। मैंने कई लोगों का रिएक्शन देखा है जब उन्हें पिता बनने की खबर मिलती है, लेकिन आप का केस सबसे अलग है। मुझे लगता है आपकी बीवी से ज्यादा मुझे आपका चेकअप करना चाहिए। ऋषि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोला, नहीं डॉक्टर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। असल में मुझे ये सब चीजें हैंडल करनी नहीं आती और अब तो मेरी जिम्मेदारियां ट्रिपल हो गई हैं। पहले तो मुझे सिर्फ अपनी बीवी और एक बच्चे की जिम्मेदारी उठानी थी, लेकिन अब मुझे अपनी बीवी के साथ साथ अपने दोनों बच्चों की भी जिम्मेदारी उठानी है। बस इसी वजह से मैं थोड़ा घबरा गया था। लेकिन आई एम सो हैप्पी। थैंक यू, डॉक्टर। ओजस ने मुस्कुराते हुए ऋषि को गले लगाया और कहा, कंग्रेचुलेशंस यार। पहले तो तेरा रिएक्शन देखकर मुझे लगा कि तू किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। अगर ऐसा होता तो मैं तुझसे दूसरा बच्चा ले लेता। ऋषि ने उसे दूर करते हुए हंसकर कहा, तू जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर काम्या हंसने लगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए आराध्या के हाथ पकड़कर कहा, कंग्रेचुलेशंस आराध्या, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आराध्या और काम्या एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देती हैं। नंदा मेंशन का लिविंग रूम हॉल में राजा साहब, रणवीर और बड़ी माँ बैठकर बातें कर रहे थे। बड़ी माँ ने हाल ही में किचन से आई चाय की प्लेट मेज पर रखी और कहा, अब तक कोई खबर नहीं आई इन लोगों से। पता नहीं सोनोग्राफी की रिपोर्ट में क्या निकला होगा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। रणवीर ने मजाकिया लहजे में कहा, माँ, आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? अगर कुछ भी हुआ तो जीजा जी तो आराध्या को बबल रैप में लपेट कर रखेगा। उसकी फिक्र देखकर तो डॉक्टर भी डर जाते हैं। राजा साहब मुस्कुराते हुए बोले, रणवीर सही कह रहा है। ऋषि का ख्याल रखने का तरीका हमें भी सीखना चाहिए। इतने में हॉल का दरवाजा खुला और आराध्या मुस्कुराते हुए उनके पास आती है। आराध्या को देखकर सबके चेहरे पर चमक आ जाती है।
आराध्या सीधे राजा साहब के पास आती है और उनके गले लग जाती है। तभी ऋषि अंदर आता दिखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथ में सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी। आराध्या पहले ही राजा साहब के पास बैठी थी, लेकिन ऋषि को देखकर उसकी नजरें झुकी झुकी सी हो गई। ऋषि सीधा राजा साहब के पास जाकर खड़ा हुआ। उसने पहले झुककर राजा साहब के पैर छुए और बोला, राजा साहब, रणवीर बड़ी माँ, मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। उसके बोलने का तरीका थोड़ा गंभीर था, इसलिए सब चौंक गए। बड़ी माँ ने चिंतित होकर कहा, खुशखबरी है या कोई टेंशन? सीधे बताओ ना, घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो? ऋषि ने मुस्कुराते हुए रिपोर्ट को हवा में लहराया और बोला, खुशखबरी ये है कि हमारी जिंदगी में 2 नए मेहमान आने वाले हैं। सबकी नजरें पहले तो उलझन में थी। बड़ी माँ ने हैरानी से पूछा, 2 मेहमान? मतलब? रणवीर 2 मेहमान का मतलब समझ गया था और वह हंसते हुए बोला, 2 मेहमान यानी जुड़वा बच्चे, मां। समझा करो। बड़ी माँ की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया और खुशी से उछल पड़ी, जुड़वा बच्चे? ये तो डबल सेलिब्रेशन होगा। मैं तो अभी से लड्डू बनाने का ऑर्डर देने वाली हूँ। राजा साहब ने रिपोर्ट को ऋषि के हाथ से लिया और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो ऋषि। बच्चों का जुड़वा होना नंदा परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि रियासत के लिए भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं। रणवीर ने हंसते हुए कहा, वाह जीजा जी, एक बार में ही डबल। आप तो बहुत आगे निकल गए। अब मुझे लगता है कि मैं अपने भतीजे और भतीजी दोनों को बिगाड़ने वाला हूँ। बड़ी माँ ने रणवीर की तरफ घूरते हुए कहा, अरे, बिगाड़ने की बात मत कर। ये बच्चे हमारे खानदान की शान होंगे। मैं पहले ही सोच रही हूँ कि कौन से रंग के स्वेटर बुनने हैं। लड़का हो या लड़की, मुझे सबके लिए अलग अलग बुनना है। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी माँ, आपको जो भी बुनना है जल्दी बुनिए, क्योंकि जब ये दोनों दुनिया में आएंगे तो इन्हें संभालना आसान नहीं होगा। आराध्या, जो अब तक चुप थी, शर्म से लाल होकर राजा साहब की तरफ देख रही थी। राजा साहब ने उसे गले लगाते हुए कहा, आराध्या, तुमने हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां ला दी हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम्हारे बच्चे हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। रणवीर ने मजाक में कहा, लेकिन ध्यान रहे, आरू जीजा जी को इतना भी मत लाड़ प्यार देना कि वो खुद बच्चा बन जाए। ऋषि ने हंसते हुए कहा, रणवीर, मैं बच्चे संभालने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, अपने भतीजों और भतीजी को बिगाड़ने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे साथ बांटूंगा। रणवीर के गाल लाल हो गए थे क्योंकि ऋषि उसके और प्रियंका के बच्चों की बात कर रहा था। सभी ने ठहाके लगाए। बड़ी माँ ने खुशी खुशी भगवान का नाम लिया और रसोई में मिठाई लेने चली गईं। रणवीर और राजा साहब ऋषि को गले लगाकर बधाई देने लगे। राजा साहब ने बड़ी माँ को फोन करके ये खुशखबरी दे दी थी और प्रियंका पूरे महल में खुशी से धमाल मचा रही थी। थोड़ी ही देर में ओजस काम्या को लेकर आ गया। काम्या के साथ उसके बैग थे क्योंकि वो उन सबके साथ मानपुर जा रही थी। सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। रानी माँ ने कहा, भाई साहब, आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं? थोड़ा सा और रुक जाते।
ज्यादा नहीं तो कल सुबह चले जाते। आराध्या की इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है और अब आप लोग जा रहे हैं। उसका दिल कितना दुखेगा। आराध्या, जो एक तरफ खड़ी थी, निराशा से भर गई। उसकी नजर बार बार काम्या के बैग पर जा रही थी। काम्या कितनी खुशनसीब थी कि उसे मानपुर जाने का मौका मिल रहा था, लेकिन ऋषि के सामने आराध्या कुछ नहीं कह पाई। ऋषि ने एक बार कह दिया था कि आराध्या सीधे गोद भराई पर ही मानपुर जाएगी, तो इसके बाद उसने और कोई सवाल नहीं किया। पर उसका भी मन था मानपुर जाने का, वो भी राजा साहब और रानी माँ के साथ वहां रहना चाहती थी। काम्या और प्रियंका के साथ मस्ती करना चाहती थी। उसे भरोसा था कि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है। लेकिन ऋषि के फैसले के आगे कुछ कहने की हिम्मत आराध्या में नहीं थी। राजा साहब ने निराशा से कहा, मैं समझ सकता हूँ बहन जी, आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन आप भी समझिए, काम्या को लेकर हम वैसे भी बाय रोड जा रहे हैं। सफर लंबा होने वाला है। हम तो आराध्या को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन अगर ऋषि नहीं चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी प्रियंका और विद्या महल में अकेली हैं। ऐसे में हमारा ज्यादा समय के लिए महल से बाहर रहना मुनासिब नहीं है। दुश्मनों की नजर हमेशा महल पर रहती है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे घर की औरतें खुद को संभाल सकती हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें सुरक्षित रखना है। इसके बाद बड़ी माँ ने कोई सवाल नहीं किया। आराध्या, रानी माँ और काम्या मिलकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। रात का खाना खाकर वो लोग निकलने वाले थे। सामान गाड़ी में रख दिया गया था और काम्या सबसे मिलने लगी। आराध्या के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। बड़ी माँ काम्या को सफर के दौरान की कुछ बातें समझा रही थी, लेकिन ऋषि की नजर आराध्या पर ही थी। वो धीरे से आराध्या के पास गया और उसका हाथ पकड़कर साइड में ले गया। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है, ऋषि ने पूछा। आराध्या खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। ऋषि ने उसके गालों को अपने हाथों में लिया और उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, तुम्हारी आंखें पढ़ना जानता हूं मैं, और इन आंखों में इस वक्त आंसू हैं, तो इसका मतलब है कि तुम अपने दिल में कोई बात दबाए बैठी हो। बताओ, क्या बात है। आराध्या ने गुस्से में अपने हाथों से साइलेंट एक्सप्रेशन देते हुए अपनी बात ऋषि से कह ही दी। अगर इतना ही मेरी आंखें पढ़ना जानते हैं, तो ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रही हूँ। नानाजी और रणवीर यहाँ है और वो लोग काम्या को अपने साथ ले जा रहे हैं। आपको नहीं मालूम, पर मैं इस समय भीतर से कितना भारीपन महसूस कर रही हूँ। आपने तो एक बार में अपना फैसला सुना दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या मुझसे पूछा कि मैं जाना चाहती हूँ या नहीं। मैं मानती हूँ कि यहाँ आप हैं, बड़ी माँ है, नौकर भी हैं, पर जो खुशी मुझे अपने परिवार के पास रहकर मिलती, वो यहाँ नहीं मिल सकती। मेरा मन भी है मानपुर जाने का, पर आपकी बात के आगे कौन कुछ कह पाया है जो मैं कहती। जाना चाहती हो मानपुर, ऋषि ने पूछा। आराध्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर नाराजगी थी।
ऋषि ने आराध्या की आंखों में देखते हुए गहरी सांस ली। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आराध्या, तुम मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं कह पाईं? तुम्हारी खामोशी मुझे गलतफहमी में डाल रही थी। मुझे लगा तुम मेरे फैसले से सहमत हो, लेकिन अब समझा कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। आराध्या ने सिर झुकाए हुए इशारा किया, आपसे बहस करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा जो आप कहेंगे वही ठीक होगा। ऋषि ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हारे फैसले और ख्वाहिशें भी मेरे लिए उतनी ही अहमियत रखती हैं जितनी मेरी खुद की। तुम अगर मानपुर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ। पर मेरा डर सिर्फ ये था कि सफर लंबा है और तुम्हारी तबीयत पर असर न पड़े। लेकिन अगर तुम्हारा दिल वहां जाने का है तो मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा। आराध्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक लौट आई। उसने धीरे से सर हिलाते हुए इशारे में पूछा, सच? ऋषि ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, सच। लेकिन एक शर्त है। तुम हर छोटी से छोटी तकलीफ मुझे बताओगी, कोई बात छिपाओगी नहीं, समझी? आराध्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अब जाओ और पैकिंग शुरू करो। लेकिन हाँ, ज्यादा भारी सामान मत रखना। आराध्या खुशी खुशी पैकिंग के लिए भागी।